बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। इस लेक्चर में हम वेक्टर्स चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में कोई भी पॉइंट हमसे ना रहे, इसको कम्प्लीटली कवर करें अकॉर्डिंग टू एमरीकेट न्यू सिलेबस। और ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरे सिलेबस को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अपने डिकोडिंग फिज़िक्स के चैनल पर बहुत सारे हेल्पफुल प्लेलिस्ट और सेशंस वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उनको भी विज़िट करके देख सकते हैं। और कमिंग जो हमारे लेक्चर्स है उनके लिए भी आप हमें सब्सक्राइब करके और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स का जो चैप्टर है तो इसमें 3 टॉपिक्स इंक्लूडेड है। एक वेक्टर एडिशन है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और फिर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको शो करने के लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं और इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम 2 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। इसको हम x का नाम देते हैं एक को, और एक को हम नाम देते हैं y का। एक इसमें मिडल पॉइंट हमारा ओरिजिन है जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या जिसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंट डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अपने डेली लाइफ के डायरेक्शंस भी यूज़ करते हैं, मतलब कि y को हम नॉर्थ कहते हैं, फिर x जो है पॉजिटिव वो ईस्ट के डायरेक्शन को शो करे, नेगेटिव x वेस्ट को शो करे और y का जो डायरेक्शन है तो वो साउथ को शो करे। अब हम इसमें वेक्टर को डिफाइन करते हैं कि सपोज दिस इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम लेट्स से a है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब इस सिस्टम के अंदर जब हम वेक्टर के डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये डायरेक्शन हम हमेशा के लिए, ये एक कन्वेंशन है, यूनिवर्सल कन्वेंशन है, इसे हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन हम हमेशा डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब हम इस सिस्टम में वेक्टर की डायरेक्शन की बात करते हैं, हमारा मतलब उससे ये वाला एंगल होता है कि ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है यहाँ पर, ये हमें डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और फिर आगे की तरफ जाता है। तो समटाइम्स हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज एक वेक्टर है यहाँ पर जो कि y एक्सिस के साथ एंगल बना रहे 40 डिग्री का, और अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो थीटा है वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट से होनी चाहिए। यहाँ पर जो 40 डिग्री एंगल है तो ये y एक्सिस के साथ है, तो हमने ये फाइंड करना है कि इसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो x एक्सिस और y के बिटवीन ऑलरेडी एक 90 डिग्री एंगल है और 40 ये है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमने 130 डिग्री बताना है कि इसका डायरेक्शन 130 डिग्री एंगल है, और ये ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है कि ये 130 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स है या 2 डायरेक्शंस है और इसको हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें जो वेक्टर बनता है, इसमें हर वेक्टर का भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, यानी ये एक वन लाइनर सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें जो वेक्टर हम ड्रा करते हैं तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट भी है, यानी x में भी, x डायरेक्शन में भी कुछ हिस्सा है और y डायरेक्शन में भी कुछ हिस्सा है। तो हम कहेंगे कि अगर ये वेक्टर a है तो उसका ये वाला जो पार्ट है जो कि y के साथ पैरेलल है, तो इसको हम ए वाई कहते हैं कि ये इस वेक्टर का y कंपोनेंट है, और ये वाला जो इसका पार्ट है जो x एक्सिस के अलोंग है तो उसको हम ए एक्स कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में
हर एक वेक्टर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम होता है, उसके एडिशन से बना होता है। या इसमें हर एक वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं। या इन्हीं कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर है, इन्हें दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर ए वो इक्वल होता है दो कंपोनेंट्स के एडिशन के, यानी ए एक्स कंपोनेंट प्लस ए वाई कंपोनेंट, ये इन दो कंपोनेंट से बना होता है। ये यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रीजन है। अब अगर थ्री डायमेंशनल सिस्टम हो तो फिर उसमें कोई भी वेक्टर जो है वो अपने तीन कंपोनेंट से बना होता है और तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमें पता है कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो कि किसी भी एंगल पर हो, तो उन वेक्टर्स के एडिशन से हमें जो रिजल्टेंट मिलता है, सपोज दो वेक्टर्स है, एक ए है और एक बी है, और जब हम ए प्लस बी को फाइंड करेंगे तो ए प्लस बी से एक रिजल्टेंट आर आएगा, और ये रिजल्टेंट आर इक्वल होता है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये इन दो वेक्टर्स, थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल है, वो कोई भी एंगल हो सकता है। अब अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कि ये जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के दरमियान या 90 डिग्री है, यानी बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो फिर ये कॉस थीटा वाला टर्म हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि cos 90 इज ज़ीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाता है ज़ीरो, और सिर्फ हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल हो जाता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब चूंकि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो उनके दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वाला रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर आगे जाकर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास आया कि कोई भी वेक्टर उसके दोनों कंपोनेंट्स के साथ किस तरह रिलेटेड है। अब क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, और इसी वेक्टर का x कंपोनेंट ax इज इक्वल टू 6 यूनिट्स है, तो इसका y कंपोनेंट किस चीज़ के इक्वल होगा, इसको आप फाइंड करें। ये यूजुअली जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं ये फोर्स के टर्म्स में भी पूछे जाते हैं, यानी डायरेक्ट वेक्टर्स नहीं पूछे जाता, कहते हैं कि एक फोर्स है और उसका x कंपोनेंट 6 यूनिट्स है और फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो आप y कंपोनेंट को फाइंड करें। इस तरह के कंपोनेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उनके दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर, इस तरह। तो दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर लेंगे, ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इस फार्मूला में हमने जो भी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए वाई को फाइंड करना है तो ए एक्स दूसरी साइड पे चला जाएगा, सो ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, ए एक्स 6 यूनिट है तो 6 का स्क्वायर पुट कर लेंगे, और जो ये वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है तो 10 यूनिट्स है, तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 36। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पर, ए एक्स को जब हम दूसरी तरफ पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, -36 है और ये +100 है, तो 100 से 36 को माइनस करें, व्हाट वी गेट, ए वाई स्क्वायर
एंड दिस इज इक्वल टू 64 और ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो ए वाई इज इक्वल टू 8, यानी कि दूसरा कंपोनेंट वो इक्वल है 8 के। इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चंस इस रिजल्ट पर जो अभी हमने डिराइव की है वो इस तरह बन सकते हैं कि वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप। अब इसमें i और j यूनिट वेक्टर्स है जो कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को शो करता है। इसमें जो 2 है तो ये x कंपोनेंट है और जो 3 है तो ये y कंपोनेंट है। तो अगर हमें पूछा जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए भी हम सेम वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। x कंपोनेंट इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर और y कंपोनेंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो क्या आता है हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस 9 और 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। इस तरह से हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं और लेट्स सी के नेक्स्ट हमने क्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट तब आता है। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम रिजल्ट कब पॉसिबल है, जब दोनों वेक्टर्स दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर रिजल्ट हमारा सबसे कम वैल्यू पॉसिबल है। और जब एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है और यहाँ पर 180 डिग्री है, जब इनके अलावा कोई एंगल हो तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान वाले वैल्यूज पॉसिबल है। यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर से हमें एक फिक्स रेंज ऑफ वैल्यूज ही हमारा आंसर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप एग्जांपल ले लीजिए कि हमने एक 3 न्यूटन फोर्स को अगर 4 न्यूटन फोर्स के साथ ऐड करना है तो मैक्सिमम आंसर हमारा तब बन सकता है जब दोनों के बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो तो हमारा मैक्सिमम आंसर 7 न्यूटन। अगर सेम हमने एडिशन करना है 3 न्यूटन फोर्स को 4 न्यूटन फोर्स के साथ ऐड करना है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी 4 न्यूटन का जो यहाँ पर फोर्स है तो वो 3 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे और यूजुअली हम जो स्मॉलर फोर्स है इसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा ग्रेटर फोर्स है। सो -3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन हमारा रिजल्टेंट। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 न्यूटन है और मिनिमम वैल्यू 1 न्यूटन है। और इसके अलावा अगर कोई एंगल हो तो वो उस पर रिजल्टेंट 7 से कम होगी और 1 से ज़्यादा होगी, यानी इनके बिटवीन वाले वैल्यूज पॉसिबल है। 7 से ग्रेटर वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, 1 से स्मॉलर वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि आपको दो फोर्सेस गिवन होती है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो उसके लिए कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो मैक्सिमम वैल्यूज, अपोजिट में हो तो मिनिमम वैल्यूज, कोई भी एंगल हो तो इन दोनों के बिटवीन, इनसे बाहर की, इनसे आउट की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और आगे देखते हैं कि लास्ट एक पॉइंट रहती है इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, और वो ये है कि जब हमें वेक्टर्स की x और y कंपोनेंट्स पता है। सपोज दिस इज वेक्टर a which is equal to 2i cap plus j cap and this is vector b which is equal to 3i cap plus 2j cap। यानी हमें इसके दोनों कंपोनेंट्स पता है और फिर हमने इनको ऐड करना है, a प्लस बी करना है। तो सिंपल रूल ये है कि i कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे i के साथ और j कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे j के साथ। तो i को i के साथ ऐड करके हमें मिलता है 5i कैप
और जे को जे के साथ ऐड करके हमें मिलता है 3 JK। इस तरह से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। और यही एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है कि पहले हम एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे, उसके बाद दोनों वेक्टर्स की एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ ऐड करेंगे। अब अगर इसके बजाय हमारा 3 डायमेंशनल सिस्टम हो तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बस उसमें सिर्फ जे केप के साथ साथ एक के केप, एक थर्ड वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा। बाकी सारे कंपोनेंट्स उसके बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो इतना मुश्किल नहीं है, आई होप कि आपको पता होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करने से पहले एक कंसेप्ट याद रखें। जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो दो तरह का होता है। या तो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और या तो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इस रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि हमने वेक्टर्स को किस तरह से कंबाइन करना है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर नंबर आता है, वो सिर्फ नंबर है, उसके साथ किसी किस्म का डायरेक्शन नहीं है, तो फिर हम दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय डॉट प्रोडक्ट, और इस वजह से हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और अगर हमारा रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस प्रोडक्ट। यानी ये दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टाइप्स हैं। जब एक वेक्टर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर्स की तरह नहीं कर सकते कि 3 × 2 = 6, इस तरह नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि रिजल्टेंट में कौन सी क्वांटिटी आ रही है। अब सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मूला है, यानी ए वेक्टर को अगर हमने बी के साथ बाय डॉट मल्टीप्लाई करना है, तो हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यूजुअली हमें क्वेश्चंस में ये मैग्नीट्यूड डायरेक्टली गिवन होता है कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर आ जाता है। तो ये फार्मूला है, और इस फार्मूला से हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो हम निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस पर भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन और कॉस थीटा आता है, तो इस वजह से आपको साइन और कॉस के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यूज भी याद रखनी है। और कैसे याद रखनी है उसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स वगैरह अपलोड की है, आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की यह है कि चाहे आप ए डॉट बी को फाइंड करें या बी डॉट ए को फाइंड करें, रिजल्ट हमेशा आपके पास सेम आएगा। यानी ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स को चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसमें हम कन्वर्जन कर सकते हैं, इसमें हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी बात डॉट प्रोडक्ट की यह है कि जब हम दो वेक्टर्स को, सपोज दिस इज वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, and this is vector b which is equal to simple I cap plus 3j cap। अब अगर इनका हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि इसके x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में लगाएंगे प्लस को, यानी इसका a डॉट b वो सिंपली इक्वल होता है 2 1 2
फिर प्लस लगाएंगे बीच में और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 3 12 एंड दिस इज इक्वल टू 14 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी डॉट प्रोडक्ट में हम सिंपली सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसमें नहीं करेंगे। यानी आई कंपोनेंट को जे के साथ नहीं करेंगे, जे को आई के साथ नहीं करेंगे, के को जे के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ जो सेम कंपोनेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करना है तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं यानी आई डॉट आई है वो इक्वल है जे डॉट जे के एंड दिस इज इक्वल टू के डॉट के एंड ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू 1। जब हम सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सेम डायरेक्शन में तो द आंसर इज 1। और अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं यानी ए डॉट आई डॉट जे लेते हैं या हम लेते हैं जे डॉट आई को या हम लेते हैं जे डॉट के को या के डॉट जे को, जितना भी अगर हम उल्टा कर दें इसको तो द आंसर विल ऑलवेज बी 0 डिग्री। क्यों 0 होता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में है कॉस थीटा और कॉस थीटा के लिए हमें पता है कि जब एंगल 0 डिग्री हो तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और आंसर हमारा होता है मैक्सिमम, या आप कह सकते हैं कि द रिजल्ट इज पॉजिटिव। और जब एंगल हो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए एंगल इज 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो द आंसर इज 0। मतलब कोई भी उससे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा बल्कि 0 आ रहा है। और जब भी ये एंगल जो है वो 180 डिग्री हो यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, जिसका मतलब है कि द आंसर इज मिनिमम या द आंसर इज नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है रिजल्टेंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के नेगेटिव होने का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी के नेगेटिव होने का मतलब उस क्वांटिटी के साथ रिलेटेड नहीं है बल्कि जो दो वेक्टर्स हमने मल्टीप्लाई की है ये इनके साथ रिलेटेड है कि वो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये तो हमारा डॉट प्रोडक्ट पर डिस्कशन। अब जाके थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? वही सिंपल बात कि ऐसे दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी और हमें रिजल्ट में सी मिलता है तो ये सी भी एक वेक्टर है। अब सी जो है ये भी वेक्टर है तो मतलब इसका भी डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा? तो प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की यह है कि इससे हमें जो रिजल्टेंट मिलता है सी, ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए के और ये परपेंडिकुलर होगा बी के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसको डीपली इस तरह से समझे कि ए क्रॉस बी से हमें मिलता है एक प्लेन। दिस इज सपोज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं इसका रिजल्ट होता है ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है ये प्लेन हमें मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। और इस प्लेन का जो डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन इस प्लेन के होता है परपेंडिकुलर, यानी कि आप इसको परपेंडिकुलर सपोज इस तरफ मैं ड्रा करता हूँ, ये इसका डायरेक्शन होता है। ए क्रॉस बी गिव्स अस अ प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी और उस प्लेन का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए का भी परपेंडिकुलर और बी का भी परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास तो वो मैग्नेटिक फोर्स का है एफ बी, जो कि इक्वल होता है क्यू इनटू वी क्रॉस बी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है
वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लेन बन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इस डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड रूल, ये भी पूछा जाता है। अब राइट हैंड रूल क्या है? तो राइट हैंड रूल हमें ये बताती है कि हम अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे। अगर ए क्रॉस बी है तो ए के डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को रखेंगे, फिर इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। तो फिर हमारा जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी का। यहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑर्डर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ए क्रॉस बी जो है that is not equal to b क्रॉस ए, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। पहले अपने फिंगर्स को ए के डायरेक्शन में रखकर बी की तरफ कर्ल करें और फिर देखें कि थंब की डायरेक्शन क्या है। अगेन दूसरी टाइम आप अपने फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में रखें, ए की तरफ कर्ल करें और फिर डायरेक्शन को नोट करें, तो यू विल सी के ऑर्डर को चेंज करने से डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी से जो डायरेक्शन मिलता है वो अपोजिट है बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के। तो इस अपोजिट डायरेक्शन को हम फिजिक्स में माइनस साइन से शो करते हैं, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जनरल डिस्कशन था। अब क्रॉस प्रोडक्ट को हम निकालते कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो क्रॉस प्रोडक्ट पर फॉर्मूले पे तो क्वेश्चंस वैसे इसके नहीं आते आपके टेस्ट में, लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब यहाँ से हमें एक क्वांटिटी मिलेगी, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, और इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर एन कैप को लेते हैं, और ये यूनिट वेक्टर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में है, ये डॉट प्रोडक्ट में नहीं था। तो ये कुछ डिस्कशन थी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। इसमें जो अच्छा एक और बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मतलब है कि व्हेन एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, तो तब जाके हमारा आंसर आएगा +1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू +1। और जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, यानी कि व्हेन एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, या दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे 180 डिग्री, तो तब साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर्स के लिए अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करें, तो चूंकि दो दो यूनिट वेक्टर्स सेम यूनिट वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू 0। इस तरह जे क्रॉस जे विल बी इक्वल टू 0, इस तरह के क्रॉस के विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन सब के बिटवीन एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। और अगर हम अपोजिट की बात करें तो आई क्रॉस जे इट इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। इसको आप ज्योमेट्रिकली इजीली समझ सकते हैं कि जब हम इन तीनों वेक्टर्स को ज्योमेट्री पे शो करते हैं, लेट मी डू इट लाइक, इसको हम 3 डायमेंशन में शो करते हैं। सपोज दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, क्योंकि एंगल का डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो थर्ड वाला वेक्टर जो है वो हमारा रिजल्टेंट होगा, यानी के इसका रिजल्टेंट होगा। जे के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टेंट आई होगा, और के को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टेंट हमारा जे यूनिट वेक्टर होगा। अगर हम इस ऑर्डर को उल्टा करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, आंसर में नेगेटिव आएगा। अगर हम जे क्रॉस आई को फाइंड करेंगे सो द आंसर इज अ माइनस के। अगर हम आई क्रॉस के को फाइंड करेंगे सो द आंसर इज माइनस जे। अगर हम के क्रॉस जे को फाइंड करेंगे सो द आंसर माइनस आई। इस तरह से
यूनिट वेक्टर्स के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पूरा डिस्कशन वेक्टर्स चैप्टर का, और इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने मिस की हो। फिर भी अगर इस तरह कोई पॉइंट है तो आप कमेंट्स में उसको एड अप कर सकते हैं।